नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये यूपीपीसीएल टीजी 2 के अलावा यूपी आर्मिनल टीजी 2, डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीआईएल, सेल आदि एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी ये क्लास। दोस्तों, आपका आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर उस एग्ज़ाम में चले जाना। दोस्तों, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आवेश यानी चार्ज, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों विद्युत धारा घटना के लिए आवेश जिम्मेदार है। किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जैसा कि पॉइंटों में कुछ जानकारी दी गई है, हम इसे जान लेते हैं। जैसे कि विद्युत धारा की इकाई जो होती है एम्पियर होती है। आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। विद्युत धारा की चाल जो होती है प्रकाश की चाल के तुल्य, यानी जितनी प्रकाश की चाल होती है उतनी भी विद्युत धारा की चाल होती है। जैसे कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, तेल ग्रीज पेंट से लगने वाली आग डैश डैश के रूप में वर्गीकृत की जाती है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्लास बी, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसमें हम जान लेते हैं, क्लास बी की अग्नि को बुझाने के लिए झाग वाले यंत्र एवं कार्बन डाइऑक्साइड वाले यंत्र प्रयुक्त होते हैं। क्लास ए की श्रेणी में जो आग लगती है आग, वो लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट से लगी आग होती है। क्लास सी के अंतर्गत देख सकते हैं आप, एलपीजी गैस से लगने वाली आग होती है क्लास सी। और क्लास डी के अंतर्गत दोस्तों विद्युत तार के माध्यम से लगी आग होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, पीड़ित को उसके छाती पर जख्म यानी जिस पर चोट है, कृत्रिम पुनर्जीवन की कौन सी विधि का अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मुंह से नाक की विधि, ये इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, इसका चिन्ह हम इसलिए लगा देते हैं ताकि आपको पीडीएफ में चिन्ह लगा हुआ मिले, आपको एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले, आप जल्दी से इसको रिवाइज कर सकें। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसमें और विधि हम जान लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल्वेस्टर विधि में कैसे ट्रीटमेंट दी जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिल्वेस्टर विधि में दोस्तों, सिल्वेस्टर विधि में देख सकते हैं आप, इसे पीठ के बल लिटाया जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सैफर विधि में देख लीजिए, पूरी जानकारी आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर पूरा दिया गया हुआ है। आप वीडियो को रोककर इसे देख सकते हैं। और देख सकते हैं मुंह में हवा भरना, आप देख लीजिए, एक पीड़ित को पीठ के नीचे तकिया लगाकर, जैसे कि देख सकते हैं, फिर बाद में इसे मुंह से हवा दी जाती है। चलिए हम जैसा कि दोस्तों कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा देख सकते हैं आप कैसे हवा दी जाती है, जो कि देख सकते हैं आप, जब व्यक्ति के सीने पर छाले पड़े हों तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग करते हैं, और मुंह से नाक की कोई भी कृत्रिम विधि नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बाहरी थ्रेड, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों जब जाब की बाह्य चूड़ियों को जांच करने के लिए थ्रेड रिंग को जाब पर नट की भांति चढ़ाया जाता है। यदि यह ठीक से चढ़ जाता है तो तथा थ्रेड ढीली नहीं रहती है तो यह माना जाता है कि थ्रेड ठीक है, अन्यथा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एथनिक्स के पहले स्लिप गेज की सटने वाली सतहों को निम्नलिखित द्वारा साफ कर लेना चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि सैमुआ या सांबर लेदर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की रीडिंग दी गई है, इसमें इसका माप क्या है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2.88, इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आपका दिया गया, परिपथ के सातत्व के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नियॉन टेस्टर, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम आपको नियॉन टेस्टर दिखा देते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए नियॉन टेस्टर है ये मेगर, जैसा कि परिपथ में सातत्य यानी कंटिन्यूटी परिपथ परीक्षण के लिए नियॉन टेस्टर, ओम मीटर आदि का प्रयोग किया जाता है। मेगर के द्वारा उच्च प्रतिरोध यानी मेगा ओम का मापन तथा वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज का मापन किया जाता है, जो कि हमने आपको कई बार पहले वीडियो में बताया था। अगला प्रश्न, यदि किसी रेफ्रिजरेटर की बिजली की खपत 680 किलोवाट आवर प्रति वर्ष है और बिजली का खर्च 50 पैसे प्रति किलोवाट आवर है, तो 2 वर्ष में बिजली का खर्च कितना होगा? सिंपल सा फार्मूला होता है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है रेफ्रिजरेटर का बिजली की खपत, यहाँ पर दी गई है, पूरा खर्चा दिया गया है। 2 वर्ष में बिजली की खपत देख सकते हैं, 2 वर्ष में दिनों की संख्या यहाँ पर दी गई है, फिर इसको पूरा गुणा करके दोस्तों आपको निकाल लिया गया, जो कि 680 राइट आंसर है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों, आप इसे अपने आप से, अगर समझ में नहीं आया है तो अपने आप से हल जरूर करने। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकते, नहीं तो 150 से ज़्यादा प्रश्न एक साथ नहीं हो पाएंगे, जो कि आपको हम इस वीडियो में करके दिखाएंगे। चलिए, किसी पावर सर्किट में 3 फेज सीरीज से जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होती है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1 लैंप की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं किसी शक्ति परिपथ में जुड़े 3 श्रेणी लैंपों को नियंत्रित करने के लिए 1 स्विच की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 स्विच लगा हुआ है, और इसमें हम देखते हैं, बाकी जानकारी आप देख लेना। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 1000 वाट और 220 वोल्टेज विद्युत तापक का प्रतिरोध है। सही उत्तर दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, R बराबर वी स्क्वायर अपान पी होता है। वी स्क्वायर का मान 200, वी का मान 220 है, यहाँ पर 220, जैसा कि हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों वी स्क्वायर, वी का मान 2 बार रखेंगे, अपान 1000 का भाग दे देंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 48.4 ओम, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 फेज पावर और लाइटिंग लोड के लिए केबल डेड डैश कोर का होना चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 3.5 कोर का होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि हम इसमें और देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है, शक्ति केबल को सामान्यतः निम्न 3 आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर क्रोड की संख्या के आधार पर, वोल्टता के आधार पर, संरचना के आधार पर, ये सभी जानकारी आप देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों क्रोड संख्या के आधार पर केबल सिंगल कोर, डबल कोर, 3 यानी 3 कोर तथा 3.5 कोर आदि रूपों में उपयोग होती है, जिसमें से 3 फेज और लाइटिंग लोड के लिए 3.5 कोर केबल उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वोल्टेज ग्रेडिंग में 650 वोल्ट और 33,000 वोल्ट के बीच की सीमा को डेड डैश कहा जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उच्च वोल्टेज कहते हैं, ये इसका राइट आंसर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, 0 से 250 वोल्ट तक लो वोल्टेज होती है। ये दोस्तों इसे आप ज़रूर याद रखिए, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 250 से लेकर 650 दोस्तों देख सकते हैं मीडियम वोल्टेज होता है, और 650 से 33 किलो वोल्ट तक हाई वोल्टेज होता है, और 33 किलो वोल्ट के ऊपर जो होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, सौर बैटरी में निम्न में से किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेमीकंडक्टर, ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि हम बात करते हैं, सोलर सेल का अर्धचालक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है। यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें अर्धचालक सामग्री जो है सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यह 0.5 वोल्ट से लेकर 1 वोल्ट तक का वोल्टेज उत्पन्न करता है। इसका यूज जो है उपग्रह यानी घरों की लाइट, पानी आदि को गर्म करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, विद्युत रोधन पदार्थ के संसेचन का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वायु कोटारिका को तेल से भरना, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, तेल से भरने के बाद पदार्थ की विद्युत रोधन क्षमता बढ़ जाती है और पानी का प्रभाव कम पड़ता है, ये इसका राइट आंसर है।
मतलब ये इसकी व्याख्या थी। चलिए, जैसा कि दोस्तों पीवीसी तारों का उपयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि निम्न और मध्यम वोल्टता, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों इसमें हम चिन्ह इसलिए लगा देते हैं ताकि आपको पीडीएफ में चिन्ह लगा हुआ मिले, आपके एग्ज़ाम के टाइम पर आप इसे अच्छे से रिवीजन कर सकें और जल्दी से इसे आप पढ़ सकें। अगला प्रश्न। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हाँ दोस्तों, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप शुरुआत से पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हमने जो शुरुआत की वीडियो थी उसमें छोटे छोटे जो टॉपिक थे उनको पहले ही कवर कर दिया है, जो कि वो अब प्रश्न इस वीडियो में नहीं आ रहे हैं। कोई ऐसा सिंगल सा भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं, जो कि सभी अपने आप में इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एक निश्चित केबल में यदि सापेक्ष विद्युतशीलता दो वाले विद्युत रोधन यानी इंसुलेशन के स्थान पर सापेक्ष विद्युतशीलता 4 वाले दूसरे विद्युत रोधन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो केबल की धारिता डेड डैश है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 2 गुना हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा मान दिया गया, यहाँ पर रखेंगे तो आपका जो उत्तर यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप इसे वीडियो को रोक कर जरूर समझें। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उससे बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह कथन निम्न में से किसको परिभाषित करता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि किरचॉफ का धारा नियम, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा। जैसा कि हम इसमें बात करते हैं, किरचॉफ का धारा नियम किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाली और उससे बाहर निकलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दूसरे शब्दों में इसे जान लेते हैं, किसी नोड पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। दोस्तों हमने आपकी जो परिभाषा है इसको हमने बता दी है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जिसमें जो बाहर जाने वाली धारा होती है, जो अंदर जाने वाली धारा होती है, इन दोनों के योग के बराबर होती है, जैसा कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, R बराबर 100 ओम दिया गया है, C बराबर 20 माइक्रोफैरड का मान दिया गया है और वाले प्रतिरोध और संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो इस परिपथ का समय नियतांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों समय नियतांक होता है, जो कि हम बात करते हैं, समय नियतांक होता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं R/C होता है, जो कि दोस्तों इसका गुणा करेंगे तो R का मान कितना है, 100 दिया गया है और सी का मान 20 माइक्रोफैरड। 20 माइक्रो का मतलब 10⁶ होता है दोस्तों। 10⁶ यहाँ पर 1 2 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे तो आपका 10⁻³ -3 आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं 2 मिली सेकेंड। ये इसका राइट आंसर है। चलिए उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है, मैंने फार्मूला बता दिया, आप उसे हल कर लें। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक 11 किलो वोल्ट 500 मेगा वोल्ट एम्पियर 3 फेज सर्किट ब्रेकर की किसी प्रदोष के कारण अचानक बंद हो जाता है तो रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट यानी RMS होगा। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 किलो एम्पियर, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, आपका वियोजन क्षमता दी गई, निर्धारित वोल्टता और ब्रेकिंग धारा हमें निकालना है। जैसा कि दोस्तों ब्रेकिंग कैपेसिटी यहाँ पर फार्मूला दिया गया है √3VI। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा मान रखेंगे। जैसा कि दोस्तों पूरा मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 26 किलो एम्पियर, ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों ये फार्मूला आप जरूर याद रखें, यहाँ से इससे फार्मूले से सवाल बनता है। चलिए अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल आवृत्ति ट्रांसिएंट पर निम्नलिखित रीडिंग पर हुआ था। या पीक रिस्ट्राइटिंग वोल्टेज तक पहुंचने का समय बराबर 40 माइक्रोसेकंड है। बी है जो दिया गया है,
पीक स्ट्राइकिंग वोल्टेज जो है वोल्टेज बराबर 150 किलो वोल्ट दिया गया है। सर्किट के दोलन की प्रकृति आवृत्ति कितनी है। चलिए हम इसमें बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ से व्याख्या के माध्यम से आपको समझा देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, वी का मान दिया है, टी का मान दिया गया है, फार्मूला लगाना है। यहाँ पर देख सकते हैं 2πfn, यहाँ पर इसका होता है मान, फार्मूला होता है 1/√LC। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों पूरा मान रखेंगे, फिर दोस्तों इसका पूरा मान रख के हल करते चले जाएंगे। जो आपका उत्तर जो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी 12.5 किलो हर्ट्ज इसका राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर ये मान रखना है, ये फार्मूले पर ये टी का मान ये 1/2FN यहाँ पर फार्मूला रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि अपूर्ण आवेशन, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि किसी लेड एसिड सेल को 1 सप्ताह से अधिक समय तक उपयोग न किया जाए तो प्लेटों का लेड सल्फेट कड़ा होने लगता है और सेल की रिचार्जिंग कठिन हो जाती है। यह दोष सल्फेशन कहलाता है। चलिए दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। बैटरी की क्षमता को किस में मापा जाता है। सिंपल सा है, एम्पियर इंटू घंटा इसका राइट आंसर है, जो कि दोस्तों देख सकते हैं आप। और वाट वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, जो शक्ति का मात्रक वाट होता है। एम्पियर का मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जो कि आप देख सकते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सीसा एसिड यानी लेड एसिड बैटरी में डैश को विद्युत अपघट्य स्वरूप उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, ये इसका राइट आंसर है। चलिए हम और बात करते हैं। जैसा कि दोस्तों लेड एसिड बैटरी एक द्वितीयक सेल या बैटरी होती है और लेड एसिड सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक प्लेटों की संख्या से कम होती है और चार्जिंग के फलस्वरूप सेल की धनात्मक प्लेटें लेड पेरोक्साइड तथा ऋणात्मक प्लेट स्पंजी की बन जाती हैं। अगला पॉइंट जैसा कि दिया गया है, डिस्चार्जिंग के फलस्वरूप सेल की दोनों प्लेटें लेड सल्फेट की बनी होती हैं, जो कि लेड सल्फेट का फार्मूला भी देख सकते हैं। और पूर्ण आवेशित अवस्था में लेड एसिड सेल का विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट प्रति सेल होता है। लेड एसिड की एम्पियर आवर दक्षता जो है 80 से 90% तथा वाट आवर दक्षता जो हुई 60 से 70% तक होती है। इसमें हम बात करते हैं, इस सेल का उपयोग उच्च दर पर विद्युत धारा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक शुष्क सेल जस्ता कार्बन का वोल्टेज कितना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1.5 वोल्ट, ये इसका राइट आंसर है। शुष्क सेल के बारे में आप जान सकते हैं, जो कि दिया गया है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, टेस्ला यह डैश का इकाई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि फ्लक्स घनत्व टेस्ला की इकाई होती है। इसका फार्मूला भी देख सकते हैं, φ/a होता है, जो कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। वे 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 टेस्ला होता है और टेस्ला का चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है और चुंबकीय वाहक बल का मात्रक जो है F बराबर यहाँ पर NI होता है। इसका मात्रक एम्पियर इंटू टर्न होता है, जो कि इसी से आप देख सकते हैं। I से एम्पियर होता है, N से जो टर्न यानी लपेटों की संख्या होती है। प्रतिष्ठंभ का मात्रक होता है, जो इसका फार्मूला होता है F/φ। यहाँ पर F का मान यहाँ पर NI रखेंगे /φ। यहाँ पर इसका मात्रक जो निकल कर आ जाएगा एम्पियर इंटू टर्न अपान वेबर, ये इसका मात्रक होता है। दोस्तों ये मात्रक सारे याद रखेंगे, यहाँ से आपके सवाल बन जाते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, आयरन निकिल और कोबाल्ट डैश धातुएं हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए लव चुंबकी यानी फेरोमैग्नेटिक धातुएं हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने वाले जिन पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए और लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों की सापेक्षक चुंबकशीलता इकाई से अधिक होती है, जैसा कि आयरन, निकिल, कोबाल्ट, इस्पात इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि दोनों चलायमान धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के कारण, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी विद्युत उपकरण में विद्युत चुंबक द्वारा
उत्पादित फ्लक्स में आसानी से बदलाव का सरलतम तरीका क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उत्तेजित कॉइल के द्वारा करंट में बदलाव, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक चुंबकीय संवेग यानी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि यह एक सदिश राशि है, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, शुद्ध धारिता भार 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति पर संयोजित हुआ है, तब भार का शक्ति गुणांक डैश डैश होगा। सिंपल सा है, जैसे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए 0 होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं जैसा कि दोस्तों शुद्ध धारिता तथा शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, जिसके कारण दोनों परिपथों का शक्ति गुणांक 0 हो जाता है। ये देख सकते हैं, काश 90 डिग्री बराबर 0 होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रेरक यानी इंडक्टर और संधारित्र कैपेसिटर किसमें अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देते हैं? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्रमशः विद्युत धारा और वोल्टेज, ये इसका राइट आंसर है। क्योंकि प्रेरक धारा परिवर्तन का विरोध करता तथा संधारित्र यानी कैपेसिटर वोल्टेज का विरोध करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रतिबाधा का मात्रक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ओम, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप रेजिस्टेंस का मात्रक ओम होता है, और जो होता है जैसा कि दोस्तों संधारित्र या फैरेड यानी कैपेसिटर का संधारित्र का जो मात्रक होता है वो फैरेड होता है, प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। ये हेनरी जो है प्रेरकत्व का मात्रक है, शक्ति का मात्रक जो है वाट होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया, एक श्रृंखला आरसी सर्किट में शुद्ध अथवा सक्रिय शक्ति है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आरएलसी श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा डैश डैश है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि आर स्क्वायर प्लस कोष्टक में एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और इसका पूरा अंडर रूट मतलब पूरा का होल स्क्वायर का 1/2 होता है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहीं पर पूरी जानकारी वही दी गई जो कि आप देख सकते हैं, 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है। अगला प्रश्न, ये फार्मूले पर अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, 3 कला यानी 3 फेज डेल्टा संयोजित शुद्ध प्रतिरोधक परिपथ में शक्ति निम्न में से किस विकल्प द्वारा दर्शाई जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि √3 वोल्टेज लाइन और लाइन करंट, ये इसका राइट आंसर है। चलिए हम इसमें देख सकते हैं दोस्तों, आप और फार्मूले देख सकते हैं यहाँ पर जो कि दिए गए हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, भारी 3 फेज मोटर वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं को एक डैश डैश आपूर्ति प्रणाली प्रदान की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 3 फेज 3 तार, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 फेज जैसे कि RYB होते हैं, यहाँ मोटर वेरी रोबस्ट मोटर होती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, एक पंखा 0.75 शक्ति गुणांक पर 230 वोल्ट एसी आपूर्ति 350 मिली एम्पियर का कर्षण करता है, पंखे द्वारा ली गई वास्तविक शक्ति की गणना करें। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पूरा मान दिया गया, जैसा कि हम बात करते हैं cos फाई बराबर दिया गया है 0.75, V बराबर 2 जो कि दिया गया, I बराबर दिया गया। हमें फार्मूला लगाना है पंखे की ली गई शक्ति यानी P बराबर VI cos फाई होता है। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो जो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है वो ऑप्शन नंबर ए 60.375 वाट, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों इस फार्मूले को ध्यान रखना है, इसी फार्मूले पर आपको मन रख लेना है, जो कि कैलकुलेशन कर लेना, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, एक संतुलित स्टार संयोजित परिपथ में न्यूट्रल तार में धारा होगी। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि 0 होगी, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका फार्मूला भी दिया गया है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वितरण ट्रांसफार्मर का द्वितीयक पक्ष को भूयोजन कर दिया जाता है डैश डैश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि धरती मशीन और मानव जीवन को सुरक्षा प्रदान करती है, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसा कि वितरण प्रणाली में उदासीन तार तथा विद्युत उपकरणों के धारा न वहन करने वाले धातु भागों को नगण्य प्रतिरोध के तार द्वारा भू भाग से जोड़ने की प्रक्रिया भू संपर्कन कहलाती है। अगला पॉइंट है, अर्थिंग का प्रतिरोध नमी व स्थान के अनुसार बदलता रहता है। आदर्श स्थिति में अर्थिंग का प्रतिरोध 0 होता है, लेकिन प्रभावी भू प्रतिरोध निम्न होता है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, भू योजन यानी अर्थिंग के निम्नलिखित किस तरीकों कास्ट आयरन पाइप की आवश्यकता होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि पाइप अर्थिंग, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि पाइप अर्थिंग में लगभग 30 आकार का गड्ढा भूतल से 2.5 से 4 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इसी गड्ढे में भू संयोजन तार को पाइप में लपेटकर जीआई वाशर तथा सॉकेट से कस दिया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी उप स्टेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त प्रकार का अर्थिंग यानी भू योजन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि पाइप अर्थिंग, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, मार्ग प्रकाश यानी स्ट्रीट लाइट के लिए कौन सा लैंप उपयुक्त है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों एलईडी के बारे में हम बात करते हैं, ये जो है एलईडी जो है ये लाइट इमिटिंग डायोड होता है या एक फॉरवर्ड बायस आधारित डायोड होता है। यह उत्सर्जक डायोड लैंप उपयुक्त होता है। इसमें एलईडी को जब फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कराया जाता है तो यह दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट उत्सर्जित करता है। और एलईडी का वर्किंग प्रिंसिपल जो है यानी कार्य सिद्धांत जो है इलेक्ट्रोल्यूमिनेस होता है। इसका सिंबल भी आप देख सकते हैं एलईडी का। अगला प्रश्न, क्रिस्टल डायोड को डैश डैश भी कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पीएन संधि डायोड कहते हैं। जैसा कि दोस्तों क्रिस्टल डायोड को केट व्हिस्कर डायोड पॉइंट कनेक्टेड डायोड के नाम से भी जाना जाता है। यह डिवाइस एन टाइप सेमीकंडक्टर की पतली परत पर किसी कठोर धातु का तीक्ष्ण स्पर्श यानी शार्प कांटेक्ट कराकर बनाई जाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो डेड डैश इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जैसा कि दोस्तों अर्धचालक गैस निर्वात, ये इसके राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब की जगह ले रहे हैं क्योंकि वे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर जैसे कि डी हल्के भार वाले, लघु आकार के और लंबी कालावधि व ज़्यादा मजबूत, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर के पास बेस के बीच 10 वोल्ट यदि आंतरिक स्टैंड ऑफ अनुपात 0.65 है तो पीएन जंक्शन में आगे वोल्टेज ड्रॉप 0.7 वोल्ट है तो पीक पॉइंट वोल्टेज ज्ञात करें। सिंपल सा, जैसा कि दोस्तों हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर पूरा मान दिया गया। यहाँ पर इस फार्मूले पर आपको मान रखना है जो कि आपका उत्तर जो निकल कर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 7.2 वोल्ट सही उत्तर होगा। चलिए आप देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों पूरा मान दिया गया है। इस फार्मूले पर मान रखेंगे जो कि वीडियो को रोक कर आप इसे हल कर सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डायोड जिसमें नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र है और उसका उपयोग ऑसिलेटर में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है जो कि टनल डायोड कहते हैं, ये इसका राइट आंसर है। बाकी टनल डायोड के बारे में पूरी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर किस तरह से प्रयोग में लाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि चल प्रतिरोध यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये इसका राइट आंसर है। इस प्रकार के ट्रांजिस्टर में ड्रेन करंट के मान का निर्धारण वैद्युतिक क्षेत्र के आवेश द्वारा संपन्न किया जाता है। यह पी चैनल तथा एन चैनल प्रकार का होता है। इसका उपयोग शक्ति प्रवर्धन के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सही ढंग से बायसित यानी एनपीएन ट्रांजिस्टर में उपयोग मतलब उत्तेजक से निकले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इसका राइट आंसर है जो कि ए इसका सही उत्तर होगा जो कि आधार के माध्यम से संग्राहक तक जाते हैं, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि पी अथवा एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक में तीर यानी एरो चिन्ह किस ओर इंगित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी उत्तेजक अग्रता, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर डायग्राम सिंबल आप देख सकते हैं पीएनपी और एनपीएन ये इसका सिंबल जो कि दिए गए हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक आदर्श ओपी इंटू एम्पियर में होना चाहिए। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो कि अनंत वोल्टता लाभ, अनंत इनपुट प्रतिरोध एवं शून्य आउटपुट प्रतिरोध, ये
इसका राइट आंसर है। यानी दोस्तों आउटपुट एम्पियर में होना चाहिए, ये जो कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जब एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को इकाई लाभ के लिए तैयार किया जाता है तब उसे कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विभव अनुसरक, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका फार्मूला भी जान लीजिए। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, चापर डेड डैश कन्वर्टर होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी डीसी से डीसी, ये इसका राइट आंसर है। चापक डीसी से डीसी कन्वर्ट होते हैं। यह एक स्टैटिक स्विच होता है। इसका उपयोग बैटरी प्रचालन वाहनों में, ट्रैक्शन मोटर कंट्रोल आदि में होता है। अगला प्रश्न, शक्ति जीटीओ की सिटकनी लैंचिंग धारा डेड डैश की कोटिंग में होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि एम्पियर, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों जीटीओ यानी गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर पूर्ण रूप से कंट्रोल्ड डिवाइस है, क्योंकि इसमें गेट पल्स द्वारा टर्न ऑन और टर्न ऑफ किया जाता है। अगला पॉइंट है, जीटीओ में 4 लेयर 3 टर्मिनल होते हैं। जीटीओ मुख्यतः एसी के लिए सिचुएबल नहीं होता है, बल्कि यह डीसी के लिए उपयोगी होता है। अगला प्रश्न, बाकी दोस्तों लैंचिंग धारा के बारे में आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक रोधित द्वार विद्युत मतलब द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर यानी आईजीबीटी इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर डेड डैश होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि उच्च इनपुट प्रतिबाधा, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों आईजीबीटी का पूरा नाम देख लिया हमने। आईजीबीटी में 3 टर्मिनल पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। इसका प्राथमिक रूप से उपयोग स्विच के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, वह कम से कम एनोड धारा जो थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होल्डिंग धारा, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, दशमलव संख्या 543.26 का अष्टाधारी तुल्यमान है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1037.205, इसका राइट आंसर। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं 543, यहाँ पर इसका भाग देते चलेंगे जाएंगे, जो कि आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 7301, यहाँ पर लिख देंगे, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बाकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इससे कैसे हल किया गया। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, अष्टाधारी नंबर 1035 की दशमलव संख्या है डेड मतलब दशमलव संख्या है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि 541, ये इसका राइट आंसर है। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर इसका 135, इसको इस प्रकार लिख लेना है पहले, फिर दोस्तों इसका 8 की घाते 3 2 1 इस प्रकार लिखेंगे, फिर दोस्तों इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कौन से नंबर प्रणाली को अल्फा न्यूमेरिक संख्या प्रणाली के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, जब एक लैंप को 3 स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो बिजली के तारों में स्विच का कौन सा संयोजन उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि 2 द्विमार्गी स्विच और एक मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग किया जाता है, यानी 2 वे और एक इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग हम करते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में सबसे छोटी तार गेज यानी वायर गेज संख्या की पहचान करें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि 40, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों जो सबसे छोटी वायर गेज 40 होती है, जिसमें कि तार का गेज जितना अधिक होगा उसका वह तार उतना ही पतला होगा, अर्थात उसका व्यास उतना ही कम होगा, अतः इसे पतला तार प्रश्नानुसार 40 एवं सबसे मोटा जो होता है 7 होगा। अगला प्रश्न, यानी कहने का अर्थ ये दोस्तों, जिसका व्यास ज़्यादा होगा उसका, मान लो जिसका गेज की संख्या ज़्यादा होगी उसका वो पतला तार होगा, जिसका मान लो गेज कम होगा वो मोटी तार होगी। अगला प्रश्न, भविष्य के संशोधनों के कारण किसी भी विद्युत परिपथ के डिजाइन में कितनी भार वृद्धि की व्यवस्था होनी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 20%, इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किसी स्थापन पर विद्युत रोधन प्रतिरोध 50 को डेड डैश की संख्या के विभाजन में प्राप्त परिमाण कम नहीं होना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी परिपथ के बिंदुओं, इसका राइट आंसर है।
जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। घरेलू तार स्थापन में फ्यूज का निर्धार यानी रेटिंग क्या होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्रांतिक मान का 150% इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कंडक्टर चुंबकीय बल की रेखाओं में कटौती करके उसमें एक ईएमएफ प्रेरित करता है, जो कि लागू ईएमएफ का विरोध करता है। इसे डेड डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बैक ईएमएफ इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं, जब आर्मेचर एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो कंडक्टर चुंबकीय बल रेखाओं में कटौती करके उसमें एक ईएमएफ को प्रेरित करता है, जो कि ईएमएफ का विरोध करता है। इससे बैक ईएमएफ के रूप में जाना जाता है। इसे बैक ईएमएफ यानी ईबी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इसका फार्मूला आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है, जैसा कि बैक ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। बैक ईएमएफ को काउंटर ईएमएफ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आर्मेचर प्रतिक्रिया को डेड डैश पर आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के रूप में परिभाषित किया गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि मेन फील्ड फ्लक्स इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर प्रतिक्रिया यानी आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। आर्मेचर फ्लक्स के दो प्रभाव होते हैं, जैसा कि आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को विचुंबकित या दुर्बल करता है। अगला पॉइंट है, आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को क्रॉस चुंबकित करता है यानी क्रॉस मैग्नेटिज करता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि शंट फील्ड के कारण वोल्टेज में नो लोड से फुल लोड तक गिरावट सीरीज फील्ड के कारण वृद्धि के बराबर है तो टर्मिनल वोल्टेज स्थिर होगी। इस तरह के जनरेटर यानी जनरेटर को डेड डैश कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेबल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं इसे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, कम्यूटेशन विद्युत प्रवाह यानी करंट में एक परिवर्तन जो कि आर्मेचर में डेड डैश के प्रभाव से गुजरने पर होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि एक ध्रुव से अगले ध्रुव इसका राइट आंसर है। जैसा कि इसमें हम देख लेते हैं, लघु पथित आर्मेचर कुंडली में धारा की दिशा जब वह चुंबकीय उदासीन यानी एमएनए को पार क्रॉस यानी क्रॉस करती है तो परिवर्तित हो जाते हैं, कम्यूटेशन कहलाती है। अगला पॉइंट है जैसे कि कम्यूटेटर जो है कि एक प्रक्रिया जिसमें डीसी जनरेटर में उत्पन्न एसी को बाह्य परिपथ में प्रदान करने के लिए डीसी में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, जनरेटर वोल्टेज उत्पन्न करता है और इसे यांत्रिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एक मोटर डेड डैश को उत्पन्न करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि टार्क, ये इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों हम इसमें एक्स्ट्रा जानकारी देखते हैं, जैसे कि जब एक मोटर को टार्क को उत्पन्न करती है तो जिसे विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जनरेटर जो होता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जबकि मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि एक डीसी जनरेटर के ब्रश होल्डर को रॉकर से विद्युत रोधित नहीं किया जाए तो क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यंत्र में कम्यूटेटर पर भारी स्पार्किंग होगी, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 4 बिंदु प्रवर्तक कौन सी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्षेत्र नियामक द्वारा विस्तृत प्रयास पर गति नियंत्रण के लिए, इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, स्टार्टर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं जो कि डीसी मोटर के आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं और इनका मुख्य कार्य स्टार्टिंग करंट को सीमित करना होता है। अगला पॉइंट है, जैसा कि दोस्तों डीसी मोटर में कुछ स्टार्टर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो कि 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर। दोस्तों 2 पॉइंट जो स्टार्टर होता है वो सीरीज मोटर के लिए होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर शंट कंपाउंड मोटर के लिए होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर भी शंट कंपाउंड के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक विद्युत संकर्षण यानी दिष्ट धारा सीरीज मोटर को इसके डेड डैश के कारण नियोजित करता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि उच्च परावर्तन बलाघूर्ण, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, डीसी सीरीज मोटर की कुंडली आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी में जुड़ी होती है और यह मोटे तारों की कम टर्न देकर बनाई जाती है।
चलिए अगला पॉइंट है, जैसा कि दोस्तों डीसी सीरीज मोटर की स्पीड और स्टार्टिंग टार्क दोनों उच्च होते हैं। इसके उच्च स्टार्टिंग टार्क के कारण ट्रैक्शन में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हाईएस्ट लिफ्ट कन्वर्टर्स, क्रेन इत्यादि में किया जाता है। अगला प्रश्न जाने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि दोस्तों आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक डीसी सीरीज मोटर 220 वोल्ट और 40 एम्पियर पर 800 आरपीएम चलती है। यदि आर्मेचर और फील्ड प्रतिरोध क्रमशः इतने इतने दिए गए हैं तो आर्मेचर में विकसित टार्क ज्ञात कीजिए। सिंपल सा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर पूरा मान दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। यहाँ पर पहले इतना निकालेंगे, फिर दोस्तों इसके आने के बाद हम टार्क का फार्मूला लगाएंगे। जैसा कि दोस्तों दिया गया टार्क का फार्मूला, यहाँ पर इसका फार्मूला लगाने के बाद जो आपका आ जाएगा 99.3 न्यूटन इंटू मीटर, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप इसी वीडियो को रोककर यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन जरूर करें और यहाँ सब इसका मान जरूर निकालें। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोटर आर्मेचर में दिए गए वोल्टेज V को क्या कहते हैं? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि प्रति विद्युत वाहक बल बैक यानी बैक ईएमएफ का नियंत्रण और आर्मेचर ओमिक पाथ यानी आर्मेचर ओमिक ड्राइव की आपूर्ति दोनों करने पड़ते हैं। ये इसका राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि दोस्तों इसका फार्मूला भी आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न आपको दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक 50 हर्ट्ज वाले अपचाई यानी परिणामित यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में 400 घुमाव हैं और वह 6000 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, तो कोर में उत्पन्न होने वाले फ्लक्स का अधिकतम मान क्या है? सिंपल सा है, जैसा कि दोस्तों पूरा मान दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये फार्मूला है। आपको इस फार्मूले पर पूरा मान रखना है, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, फाइव बराबर आपका ऑप्शन नंबर है, जो कि 0.068 वेबर आपका राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन खुद से करना है, जो कि आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना चाहिए। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर को प्राथमिक पक्ष पर 200 और द्वितीयक पक्ष में 20 टर्न है। यदि हम इसकी प्राथमिक सतह पर 200 वोल्ट डीसी लागू करते हैं तो द्वितीयक सतह पर वोल्टेज होगा। जैसा कि दोस्तों इसमें द्वितीयक पर सतह पर वोल्टेज शून्य होगा। जैसे कि यहाँ पर हम आपको समझा देते हैं क्यों शून्य होगा। चूँकि ट्रांसफार्मर केवल एसी सप्लाई पर ही कार्य करता है, इसलिए इसमें डीसी सप्लाई दी जाती है तो ट्रांसफार्मर जल जाएगी, अतः द्वितीयक वाइंडिंग शून्य वोल्टता मिलेगी। दोस्तों ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी पर कार्य करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता। डीसी दोगे तो ट्रांसफार्मर आपका फूंक जाएगा। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर टैपिंग स्विच किस वाइंडिंग से जुड़ा होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि द्वितीयक वाइंडिंग से जुड़ा होता है। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, तेल से भरे ट्रांसफार्मर में तेल डेड डैश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि शीतलक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल ब्रीदर का उपयोग डेड डैश के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि नमी का अवशोषण को रोकने के लिए इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों यह ट्रांसफार्मर तेल के ऊपर की वायु में मिश्रित नमी को सोख लेते हैं तथा टैंक में केवल शुष्क हवा को ही रहने देते हैं, जिसके कारण ट्रांसफार्मर की विद्युत सामर्थ्य उच्च बनी रहती है। अगला पॉइंट पहले इसमें देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों सिलिका जेल रवों का रंग नीले से बदलकर शुष्क अवस्था में यानी पहले दोस्तों बैगनी तथा फिर बाद में गुलाबी हो जाता है। गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है कि सिलिका जेल में नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है। इसको बदल कर या निकाल कर इसे 150 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक ताप पर पकाकर पुनः प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि किसी वितरण ट्रांसफार्मर का फेरा अनुपात जो है 100 है। यदि प्राथमिक की धारा 100 एम्पियर है तो द्वितीयक की धारा कितनी होगी? सिंपल सा फार्मूला होता है, जो कि आपको इस फार्मूले पर आपको मान रखना है, जो कि आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, जो कि 10,000 एम्पियर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि एक निम्न शक्ति गुणक वाट मीटर में प्रतिकार कुंडली संयोजित होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि दाब कुंडली के साथ सीरीज क्रम में इसका राइट आंसर है।
जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं शक्ति गुणांक को मापने के लिए वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। वाट मीटर संतुलित तथा असंतुलित दोनों भारों का मापन करता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया, एक सांकेतिक उपकरण के लिए निम्न में से अनिवार्य विशिष्ट गुण कौन रखता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि विचलन नियंत्रण व अवमंदन युक्ति, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक वोल्ट मीटर में बहुगुणक और मीटर कुंडली होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम में, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों हम इसमें देखते हैं वोल्ट मीटर के श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध लगाकर बनाया जाता है। यह परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न आपका दी, मेगर निम्नलिखित मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंसुलेशन का प्रतिरोध, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों मेगर इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें हाथ से चलने वाली डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है और जो है 160 आरपीएम पर गति करता है। ये मेगर 1 मेगा ओम से अधिक मान का विद्युत रोधन प्रतिरोध मापता है। अगला प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ उपकरण का रोधन प्रतिरोध निम्नलिखित द्वारा मापा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मेगर, इसका राइट आंसर है, जो कि हमने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, पीजोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित मापने के लिए किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि माध्यम दाब, इसका राइट आंसर है। यह एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो कि द्रव का दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि मल्टीप्लायर प्रतिरोधक, इसका राइट आंसर है। हम इसमें बात करते हैं वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए श्रेणी क्रम में उच्च मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, जो कि तथा एमीटर की परास बढ़ाने के लिए समांतर में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि किसी प्रेरण मोटर की दो कला यानी दो फेज आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो क्या होगा? तब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मोटर पश्चिम दिशा में चलेगी, ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेरण मोटर में एयर गैप बढ़ाने से चुंबकीय धारा तथा ब्रेक डाउन टॉर्क अधिक हो जाता है। प्रेरण मोटर की स्थिर अवस्था में रोटर धारा की आवृत्ति प्रदायी आवृत्ति यानी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जब आपूर्ति आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तब ध्रुवों से युक्त 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति डैश है। सिंपल सा फार्मूला होता है, n बराबर 120 F/P होता है। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे, आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 600 आरपीएम राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 6 ध्रुव यानी 6 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर का सर्पण 3% यानी स्लिप 3% है, तो मोटर की गति का पता लगाइए। फार्मूला पहले दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे, फिर दोस्तों स्लिप प्रतिशत का फार्मूला होता है NS माइनस NR/NS। इस फार्मूले पर मान रखेंगे और स्लिप का मान रखेंगे, जो कि आपका उत्तर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 970 आरपीएम। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सीधी लाइन प्रवर्तक से शुरू होने वाली 3 फेज प्रेरण मोटर में लघु परिपथ से सुरक्षा किसके द्वारा दी जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुपोषण फ्यूज, इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूल स्टार्टर से शुरू होने वाली 3 फेज प्रेरण मोटर में लघु परिपथ से सुरक्षा के लिए बैकअप फ्यूज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस स्टार्टर द्वारा वोल्टता या धारा दोनों में से एक का भी नियंत्रण नहीं होता है। इससे मोटर को केवल ओवरलोड प्रोटेक्शन प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न आपका दिया, 3 फेज 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की रेटेड गति 715 आरपीएम है, तो मशीन में ध्रुवों की संख्या कितनी होगी? सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसा कि दोस्तों हम आपको बता देते हैं, n बराबर 120 F/P। यहाँ पर पूरा मान रखा दिया गया है, आप यहाँ पर हल करेंगे तो जो आपका 8 पोल इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि 8 पोल होते हैं। अगला प्रश्न है, सिंगल फेज मोटर की एक विशेषता है कि यह, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि यह स्वयं प्रवर्ती नहीं होती, यानी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है ये। चलिए अगला प्रश्न, जैसा कि दोस्तों इसमें हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो कि सिंगल फेज मोटर के बारे में दिए गए हैं। यह स्वतः स्टार्ट नहीं होती है, इसकी दक्षता निम्न होती है।
इनका शक्ति गुणांक निम्न होता है। समान आउटपुट के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर की अपेक्षा सिंगल फेज मोटर का मूल्य अधिक होता है। समान साइज यानी टेम्परेचर साइज के लिए 3 फेज मोटर की अपेक्षा सिंगल फेज मोटर की आउटपुट 50% होती है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, डेड डैश से एकल कला प्रेरण यानी सिंगल फेज मोटर की घूर्णन की दिशा को उत्क्रम किया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रवर्तक कुंडलन के संयोजन को उत्क्रम करके, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि दोस्तों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की घूर्णन दिशा बदलने के लिए या तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को रिवर्स करना पड़ता है या मेन वाइंडिंग को रिवर्स करना पड़ता है। यदि दोनों एक साथ रिवर्स कर दें तो घूर्णन की दिशा समान रहेगी, यानी दोस्तों घूर्णन की दिशा आपकी नहीं बदलेगी। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर उस समय अधिकतम शक्ति प्रदान करता है जब भार लोड यानी लोड एंगल डेड डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री जब होता है उस समय अधिकतम होता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, क्या होता है जब एक अल्टरनेटर को अति उत्तेजित कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि पश्चिगामी शक्ति गुणक, ये इसका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों जब तुल्यकालिक मोटर इसके विपरीत होता है तो लीडिंग पावर फैक्टर पर अति उत्तेजित होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, डीजल जनरेटर की ओवर स्पीड से प्रोटेक्शन की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जैसा कि दिया गया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तुल्यकालिक संधारित्र यानी सिंक्रोनस इस कैपेसिटर क्या है। सही उत्तर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ओवर एक्साइटेड तुल्यकालिक मोटर का बिना लोड के काम करना, ये इसका राइट आंसर है। बाकी जानकारी जैसा कि आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सिंक्रोनस मोटर को दोगुनी उत्तेजित यानी डबल एक्साइटेड एसी मशीन क्यों कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि दोनों एसी और डीसी सप्लाई क्रमशः आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि दिए गए विकल्पों में से किसे सजावटी दीपक के रूप में उपयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि परावर्तक लैंप, ये इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक सोडियम लैंप आरंभ में सोडियम डेड डैश में होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि ठोस अवस्था, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों इसमें हम देखते हैं, सोडियम लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। ये लैंप 40 से 50 ल्यूमेन प्रति वाट प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इनकी कार्यकारी जो आयु है 3500 घंटे होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कैंडेला डेड डैश की इकाई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ज्योति तीव्रता की इकाई होती है कैंडला। और किसी दिए हुए दिशा में किसी स्रोत द्वारा उत्सर्जित ल्यूमिनस फ्लक्स का प्रति घन कोण जो है पर सॉलिड एंगल को ज्योति तीव्रता कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका मात्रा की भी आप देख सकते हैं, कैंडला या ल्यूमेन प्रति स्टेडियम आप बोल सकते हैं इसे। अगला प्रश्न, विकल्पों में उल्लेखित किस कमरे में सबसे अधिक रोशनी की आवश्यकता होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि अध्ययन कक्ष, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ कौन सी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि माइका, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न जैसा कि नीचे दिया गया संकेत क्या दर्शाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हीटर, इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विद्युत संबंध को करते समय डेड डैश में बिजली का झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सूखी लकड़ी, इसका राइट आंसर है। जैसा कि दोस्तों सूखी लकड़ी अचालक की भांति व्यवहार करती है, जबकि धातु की छड़, भीगी रस्सी, भीगी लकड़ी से विद्युत झटके लगने की आशंका बनी रहती है। अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 50 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर है, जो कि भारत में 50 हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है और विदेशों में 60 हर्ट्ज आवृत्ति प्रयोग होती है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की आपूर्ति 160 मीटर के मीन हेड में 10 × 10⁸ CUM क्षमता के जलाशय के द्वारा की जाती है। हाइड्रोलिक दक्षता 80% है और विद्युत दक्षता 90% है। तो जलाशय का क्षेत्र 3 स्क्वायर किलोमीटर है। तो
4000 किलोवाट आवर की दर की बिजली की आपूर्ति किए जाने पर पानी का स्तर गिरने का दर क्या होगा। चलिए दोस्तों हम आपको बताते थे, जैसा कि दोस्तों एच बराबर पूरा मान दिए, क्यू बराबर दिए गए, नीटा बराबर मान दिए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों ये पूरा मान दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं पी बराबर निकालेंगे, पी बराबर दोस्तों पी यहाँ पर इसका फार्मूले पर इस मान को पूरा रखेंगे, जो कि दोस्तों आपका जो हल करेंगे तो जो आपका जो उत्तर निकल कर आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.0425 मीटर प्रति हेनरी इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति आवर इसका सही उत्तर होगा, यानी 0.0425 मीटर प्रति आवर दोस्तों ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसको आपको हल करना है, जैसा कि दोस्तों वीडियो को रोक कर पहले अपने आप में इसके हल कर लेना है। फिर दोस्तों अगर आप ना हल कर पाए तो ये वीडियो को जरूर देख के यहाँ से जरूर हल करें। अगला प्रश्न, 50 हर्ट्ज पर कार्यरत 4 पोल्स वाले एक हाइड्रो पावर प्लांट के रोटर की गति कितनी होती है। सिंपल सा फार्मूला होता है, जो कि n बराबर 120 F/P, यहाँ पर फार्मूले पर मान रखेंगे तो जो कि जैसा कि हम यहाँ पर मान रखते हैं 120 लिखेंगे, F का मान 50 है यहाँ पर देख सकते हैं, और P का मान 4 है, यहाँ पर 4 से भाग देंगे, 4 3 12 30 आ जाएगा, 50 का 30 में गुणा करेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 1500 RPM सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लाइन सपोर्ट के माध्यम से लाइन कंडक्टर से अर्थ तक करंट लीकेज को रोकने के लिए क्या उपयोग किए जाने चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हेड लाइनों में अवरोधी प्रदान करें, इसका राइट आंसर है। बाकी जानकारी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस मौसम में कोरोना ज़्यादातर घटित होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि उमस वाला मौसम, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, संचरण लाइन के चालकों के बीच लाइन वोल्टा के बढ़ने से कोरोना बढ़ता है और वोल्टा के घटने से कोरोना घटता है। कोरोना प्रोपोर्शनल वोल्टा होता है, जो कि देख सकते हैं आप। संचरण लाइन में चालकों की बीच की दूरी बढ़ाने से कोरोना कम हो जाता है और दूरी कम करने से कोरोना बढ़ जाता है। जैसे कि कोरोना बराबर देख सकते हैं 1/, कोरोना प्रोपोर्शनल में होता है 1/, चालकों की बीच की दूरी, जो कि देख सकते हैं। हम इसमें देखते हैं, पतले चालक में कोरोना का मान अधिक तथा मोटे चालक में कोरोना का मान कम होता है। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, यदि आप निर्वाहक के आकार में वृद्धि करते हैं तो वोल्टेज जिस पर कोरोना होता है बढ़ जाता है, फिर डेड है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोरोना का प्रभाव कम हो जाता है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, ये थे आपके 150 से ज़्यादा प्रश्न जो कि हमने हल किए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो पूरी सारी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जो छोटे छोटे टॉपिक थे उन्हें हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में कवर कर दिया है। अब उन टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में नहीं आ रहे हैं, जो कि इसमें बड़े बड़े टॉपिक को सॉल्व किया जा रहा है, जो कि आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सभी प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में सभी प्रश्न पूछे गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और UPPCL TG2 का एग्ज़ाम आते आते दोस्तों आपका इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करते हैं तो इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, सिंपल से हार्ड लेवल तक की आपकी तैयारी हो जाएगी। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाना, यहाँ से एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।